हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो कल हमने भूकंप के कारण पढ़े थे। आज हम भूकंप का वर्गीकरण पढ़ेंगे, किसे कितने भागों में बांटा गया है और किस तरह से इसे बांटा गया है। देखो, भूकंप को एक तो प्राकृतिक भूकंप और दूसरा अप्राकृतिक भूकंप दो भागों में बांटा गया है। यानी एक तो प्रकृति के ओर से भूकंप आता है, जो भूकंप है वह अप्राकृतिक है, जो मानवीय कारण से आता है। और इसमें है स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप मानवीय कारक में, और जो प्राकृतिक कारक है उसमें भी स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप है। फिर जो प्राकृतिक भूकंप है इसे फिर चार भागों में बांटा हुआ है: ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंश मूलक भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप और प्लूटोनिक भूकंप। उसके बाद जो भूकंप मूल की स्थिति, उसके आधार पर इसे तीन भागों में बांटा है: साधारण भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे भूकंप। भूकंप मूल की स्थिति यानी जो भूकंप है कितनी गहराई से आ रहा है उसके अनुसार बांटा गया है, गहराई के अनुसार भूकंप की। तो हम प्राकृतिक भूकंप पहले इसी का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक भूकंप, तो प्राकृतिक जो भूकंप है इसका जो उद्भव प्राकृतिक कारणों से, यानी पृथ्वी की जो बाह्य अथवा आंतरिक जो शक्तियाँ होती है उसकी वजह से ये भूकंप आते हैं। तो इनमें देखो, इसे चार भागों में बांटा है। ज्वालामुखी भूकंप पहले। अब जो ज्वालामुखी भूकंप है इसका तो बार बार दोहरा रहे हैं। जब ज्वालामुखी करवाया था तब भी इसके विषय में आपको बताया गया था, और जब भूकंप पड़ रहे हैं तब भी यह बार बार ज्वालामुखी आ रहा है। तो यानी जैसे पिछली क्लासों में आपको बताया गया है कि जहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं होती है वहाँ भूकंप भी आते हैं। इन दोनों का अटूट संबंध होता है, एक दूसरे के ये पूरक है। ये जहाँ ज्वालामुखी क्रिया होगी वहाँ भूकंप भी आएगा। और जो ज्वालामुखी जो होती है वो ज्वालामुखी जो भूकंप है वो ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और जो इनकी जो तीव्रता होती है भूकंप की, वो ज्वालामुखी के पे निर्भर करती है कि ज्वालामुखी की जो तीव्रता है वो कितनी है, उसी के आधार पर भूकंप की तीव्रता होती है। तो इसमें उदाहरण दिया है एक 1883 का, 1883 का काकोटोआका ज्वालामुखी का, जो कि एक बहुत ही अधिक विनाशकारी भूकंप था। उसके बाद एक और उदाहरण इसमें दिया है 1968 में एक भूकंप आया था एटना ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण। वो भी बहुत अधिक घातक भूकंप था और बहुत अधिक ये जान और माल की हानि इस दौरान हुई थी। मतलब शहर वगैरह जो भी इमारतें हैं सब तबाह हो जाते हैं। एक बहुत ही ये हृदय विदारक और बहुत ही भयंकर दृश्य होता है भूकंप का। उसके बाद सेकेंड कारण है भ्रंश मूलक भूकंप। अब जो भ्रंश मूलक भूकंप होते हैं वो पृथ्वी पे जो चट्टानें होती है उन चट्टानों में तब्दीली होने के कारण, चट्टानें जैसे ऊपर से अगर चट्टानों का प्रेशर कम हो गया, चट्टानें ऊपर नीचे यहाँ साइडों में होती है, तभी इस तरह के भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं। और भ्रंश का मतलब एक दरार से होता है, एक दरार हो जाती है जिससे पृथ्वी में अव्यवस्था फैलती है चट्टानों के क्रम में और भूकंप आते हैं। और इस तरह के जो भूकंप होते हैं वो बहुत अधिक तीव्र भूकंप होते हैं, बहुत अधिक तीव्रता से आते हैं। और तीव्रता से आते हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि बहुत ही अधिक भयंकर भूकंप होते हैं। अब इनकी देखो गहराई दी हुई है। इनके जो गहराई है भ्रंश मूलक भूकंप की, ये 4.8 किलोमीटर से 24 किलोमीटर इनकी गहराई मानी गई है भ्रंश मूलक
भूकंप की। और इसमें उदाहरण दिया है 1872 का। 1872 में एक भयंकर भूकंप आया था जो कैलिफोर्निया में आया था भूकंप। अब कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में है ये। उसके बाद 1923 में एक भूकंप आया था, वो जापान में आया था। जापान के सगामी की खाड़ी में एक भूकंप आया था। अब देखो खाड़ी है तो भूकंप स्थल और जलीय भाग दोनों ही क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। और जो जलीय भाग में जो भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत अधिक ऊंचाई तक उठती है, और जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ बहुत अधिक हानि पहुँचाती है। उसके बाद थर्ड है संतुलन मूलक भूकंप। इसमें देखो जो संतुलन में अव्यवस्था होने से इस तरह के भूकंप आते हैं। संतुलन मूलक, जैसे कल हमने किया था जो भूकंप के कारण पड़े थे उसमें भी बताया था, जब जो असंतुलन की वजह से या जो व्यवस्था है पृथ्वी की उसमें असंतुलन होने से इस तरह के भूकंप आते हैं। और इस तरह के जो भूकंप होते हैं वो मुख्यतः नवीन वलित पर्वत की जो क्षेत्र होते हैं वहाँ अधिक आते हैं। नवीन वलित जो पर्वत होते हैं, मोड़दार पर्वत होते हैं, उन क्षेत्रों में यह भूकंप सबसे अधिक आते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपना ये हिमालय क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है तो यहाँ बहुत अधिक भूकंप की संभावनाएं होती है। और एक भूकंप की ये समस्या रहती है, ये कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसकी कोई सूचना पहले नहीं मिलती। जैसे मौसम वैज्ञानिक सूचनाएं देते हैं कि समुद्र में इस तरह लहरें उठेगी, समुद्र में तूफान आएगा। जो मछुआरे हैं उनको भी चेतावनी दी जाती है, जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनको भी चेतावनी दी जाती है कि आप वो जगह छोड़ दो, एक सुरक्षित स्थान पे चले जाओ। लेकिन भूकंप की कोई ऐसी पूर्व सूचना नहीं है, अभी तक इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है उसका आविष्कार नहीं हो पाया है। एक अचानक क्रिया है भूकंप की, अचानक ही आता है और बहुत अधिक तबाही कर देता है। तो संतुलन मूलक भूकंप है तो पृथ्वी में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है। उसके बाद चौथा है देखो प्लूटोनिक भूकंप। प्लूटोनिक भूकंप, अब प्लूटोनिक भूकंप जो भूकंप पृथ्वी में बहुत अधिक गहराई में आते हैं, जिनका जो भूकंप मूल है वो बहुत अधिक डीप होता है, उन्हें प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। और इनकी जो देखो गहराई है वो 240 किलोमीटर से 672 किलोमीटर मानी गई है कि इस गहराई से जो भूकंप आते हैं उन्हें प्लूटोनिक जो भूकंप है उनकी श्रेणी में रखा जाता है। और ये जो भूकंप अब बहुत अधिक गहराई से आते हैं, अब बहुत अधिक गहराई से ये जो प्लूटोनिक है भूकंप है ये आ रहे हैं, तो इनके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है क्योंकि बहुत अधिक गहराई से आते हैं। अब जैसे पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में वैसे भी हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त है। तो ये जो अत्यधिक गहराई से में उत्पन्न होते हैं भूकंप उन्हें प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट अपना कृत्रिम या प्राकृतिक भूकंप। अब देखो कृत्रिम या प्राकृतिक भूकंप, अब ये आते हैं मानव के कारण। अब मानव देखो दो तरह के कार्य करता है पृथ्वी पर, एक तो रचनात्मक यानी सभी के भले के लिए, एक विनाशात्मक कारण। दो तरह के कार्य मानव द्वारा किए जाते हैं। अब रचनात्मक कार्य में देखो जैसे सुरंग खोदना, खानों की खुदाई, बड़े बड़े भवनों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण और बांधों का निर्माण, यह है रचनात्मक कार्य जो मानव की भलाई के लिए किए जाते हैं। और उसके विपरीत है विनाशात्मक कार्य, जैसे बम है, बमों का परीक्षण और विस्फोट करना, जैसे परमाणु बम का परीक्षण करते हैं
और कई भी अन्य तरह के बम होते हैं, हाइड्रोजन बम होते हैं, उसका जो परीक्षण करते हैं। तो ये बम क्या होते हैं, बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, बहुत अधिक आवाज़ करते हैं और भयंकर बम होते हैं। तो इनकी वजह से ही जो पृथ्वी का भूतल है उसमें भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो ये मानव जनित है, ये कृत्रिम जो भूकंप है। जैसे जलाशयों के द्वारा, जैसे जो कोयना का उदाहरण दिया था आपने, दक्षिण भारत राज्य में स्थित है, 1967 में जो भूकंप आया था कोयना में, वो उसका जो कारण है वो जलाशय ही माना गया था कि जो जलाशय है जहाँ पानी इकट्ठा किया गया है कृत्रिम रूप से, तो उस जल के भार की वजह से भूकंप आया था कोयना के अंदर। हालांकि इसमें अलग अलग मत है अलग अलग विद्वानों के, क्योंकि ये जो भूकंप था ये बहुत अधिक शक्तिशाली भूकंप था। तो इसके विपरीत ये भी मत दिया गया था कि जलाशय के कारण या पानी के भार के कारण इस तरह के भयंकर और शक्तिशाली भूकंप नहीं आ सकते। तो उसके बाद है भूकंप की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। भूकंप मूल की जो भूकंप मूल है उसकी स्थिति के आधार पर वर्गीकरण है, यानी जो भूकंप की जो गहराई है वो कितने किलोमीटर है, कितना गहराई से भूकंप आ रहा है, उसके अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। और इसमें देखो उदाहरण दिया है इसमें, ओल्डहम ने इटली में भूकंप के 5605 झटकों का अध्ययन और व्याख्या करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि एक विद्वान थे ओल्डहम, जिन्होंने इटली में इसका अध्ययन किया था, क्योंकि इटली में भी बहुत अधिक भूकंप आते हैं। वैसे तो भूकंप के लिए जो जापान देश है वो अधिक प्रसिद्ध है, फेमस है, और जापान में प्रतिवर्ष कम से कम 1500 भूकंप आते हैं। और इस वजह से जापान में जो मकान बनाते हैं वो लकड़ी के मकान या घास फूस के मकान बनाए जाते हैं। तो जो ओल्डहम जो विद्वान थे उन्होंने इटली में भूकंप का अध्ययन किया। लगभग 5605 जो भूकंप के झटके आते हैं उनका उन्होंने अध्ययन और व्याख्या की, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के 90% से अधिक जो भूकंप है, पृथ्वी के ऊपर जो 90% जो भूकंप है वो 90% जो भूकंप है 8 किलोमीटर से कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं। यानी 90% जो भूकंप है उनका जो भूकंप मूल है वो उनकी जो गहराई है 8 किलोमीटर से कम होती है। और उसके बाद 8% जो भूकंप है, 90% तो आते हैं 8 किलोमीटर की गहराई तक, उसके बाद जो 8% जो भूकंप है उनकी गहराई है 8 से 30 किलोमीटर मानी गई है। 90% जो भूकंप है वो 8 किलोमीटर तक आते हैं, और जो 8% जो भूकंप है पृथ्वी पे वो 8 से 30 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं। तो इस आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण भूकंप। अब जो साधारण भूकंप है इसकी जो गहराई है 0 से 50 किलोमीटर मानी गई है, कि जो साधारण भूकंप होते हैं उनकी जो गहराई है 0 से 50 किलोमीटर है। उसके बाद देखो मध्यवर्ती भूकंप है, और मध्यवर्ती जो भूकंप है इनकी गहराई 50 से 250 किलोमीटर मानी गई है, यानी इनका जो भूकंप मूल है वो 50 से 250 किलोमीटर गहराई पर है। उसके बाद है अत्यधिक गहराई वाले भूकंप, काफ़ी डीप भूकंप। ठीक, देखो इसमें है जो भूकंप, जब भूकंप का उत्पत्ति केंद्र धरातल से 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है तो उसे गहरे भूकंप या अत्यधिक गहराई वाले भूकंप कहते हैं। यानी जो अत्यधिक गहराई पे जो भूकंप आ रहे हैं 250 से 700 किलोमीटर इनकी गहराई होती है इन भूकंप की। तो ये भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण था। उसके बाद इसको समझ लेते हैं
समझ क्या लेते हैं, मैंने बता ही दिया आपको, स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप। ठीक है, अब स्थलीय भूकंप किसे कहेंगे, सागरीय भूकंप किसे कहते हैं, वो आपको बता दिया है। फिर भी एक बार और बता रहा हूँ मैं। देखो, स्थलीय भूकंप यानी जब जो भूकंप है स्थल भाग पे आता है तो उसे स्थलीय भूकंप कहते हैं। और जो सबसे अधिक जो भूकंप है वो स्थलीय भाग पे ही आते हैं, सागरीय भाग में जो भूकंप है वो कम आते हैं। अब जो सागरीय भाग में जो भूकंप आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुनामी। तो सागरीय भाग में जो भूकंप आता है तो बहुत अधिक ऊंचाई पे लहरें उठती है, और जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ बहुत ही भयंकर तबाही ये सुनामी द्वारा बहुत अधिक नुकसान किया जाता है। जन और धन दोनों का ही भयंकर नुकसान होता है सुनामी से, और पढ़ते रहते हैं हम। अब लॉकडाउन के दौरान भी इस सुनामी आई थी ये, जिसमें जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसको भारी क्षति हुई थी उस दौरान। तो इस तरीके से ये भूकंप के वर्गीकरण हो गए हैं। भूकंप के वर्गीकरण हो गए, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम लेते हैं भूकंप का विश्व वितरण। देखो, भूकंप का जो विश्व वितरण है 3 भागों में किया गया है। पहला है प्रशांत महासागर तटीय पेटी, फिर मध्य महाद्वीपीय पेटी, और थर्ड है मध्य अटलांटिक पेटी। इन 3 भागों में जो भूकंप है इसका विश्व में वितरण किया गया है। तो पहले प्रशांत महासागर तटीय पेटी देखते हैं। देखो, ये जो क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय पेटी, यह विश्व का सबसे विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र है, सबसे अधिक बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ लगभग विश्व के 63% भूकंप आते हैं, यानी 63% भूकंप यहाँ आते हैं विश्व के। और यहाँ जो भूकंप इतनी अधिक मात्रा में आ रहे हैं, इसके 4 कारण बताए जाते हैं। एक तो सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु है, यहाँ सागर और स्थल है यहाँ मिलते हैं। दूसरा, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र, यहाँ नवीन वलित पर्वत है, जैसे रॉकीज है, एंडीज है, तो ये पर्वत है यहाँ। फिर तीसरा कारण है ज्वालामुखी क्षेत्र, क्योंकि हमने जब ज्वालामुखी पढ़ा था तो जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है यहाँ ज्वालामुखी भी बहुत अधिक है। और चौथा कारण है इसमें विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। तो विनाशी प्लेट जो की सीमाएं हैं यहाँ उनका अपसरण होता है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसका विस्तार देखते हैं पहले कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय किनारे पर, जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, इनका जो पश्चिमी तटीय किनारा है, किनारे से लेकर ये अलास्का से लेकर फिर दक्षिण में चिली तक रॉकीज और एंडीज नवीन मोड़दार पर्वतों का विस्तार है। यह पर्वतीय क्षेत्र ज्वालामुखी क्षेत्र भी है। इस भाग में प्रतिवर्ष कई भूकंप के धक्के अंकित किए जाते हैं। अब ये रॉकीज है, एंडीज है, ये जो पर्वतमालाएं हैं ये नवीन वलित पर्वत है, और यहाँ बहुत अधिक ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। तो एक तो नवीन वलित पर्वत हो गए इस क्षेत्र में, और दूसरा ज्वालामुखी का भी क्षेत्र है, तो इस कारण से यहाँ भूकंप अधिक आते हैं। फिर इसकी तो ये तो पश्चिमी तट हो गया, अमेरिका का पश्चिमी तट। अब इसकी एक दूसरी शाखा है जो कि पूर्वी तट की तरफ जाती है। जब पूर्वी जो तट है वो एशिया में है, इसका प्रशांत का। एशिया में जैसे जापान हो गया, फिलीपाइन हो गया, और जो क्यूरेल द्वीप है यहाँ ये दूसरी शाखा आती है। अब जैसे जापान भूकंप के लिए प्रसिद्ध है, लगभग प्रतिवर्ष 1500 भूकंप आते हैं यहाँ, तो दूसरी शाखा इसकी पूर्वी एशिया की तरफ, यहाँ पूर्वी दिशा की तरफ मुड़ जाती है, और वहाँ से ये न्यूजीलैंड तक चली जाती है, इसकी जो शाखा है। तो फिर नेक्स्ट है मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसे भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं।
मध्य महाद्वीपीय पेटी को भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं और इसमें विश्व के लगभग 21% यानी 21% भूकंप आते हैं। और यह पेटी स्थलीय भाग के मध्य से होकर गुजरती है, स्थलीय भाग से होकर गुजरती है, जिसमें यूरोप महाद्वीप के आल्प्स और एशिया के हिमालय पर्वत, आल्प्स और जो हिमालय है ये नवीन मोड़दार पर्वत है, तो यहाँ भी भूकंप बहुत अधिक आते हैं। यूरोप में आल्प्स और भारत में ये हिमालय पर्वत, और जो हिमालय पर्वत है वो उसका विस्तार भी कई देशों में है। अब जैसे आगे जो ये बेल्ट है, ये पेटी है, ये म्यांमार तक जाती है और फिर आगे ये भूमध्य सागर के भूकंप क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती है। और यह भूकंप क्षेत्र है, यह पश्चिम में केप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है और पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर आल्प्स के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक पहुंचता है और हिमालय के सहारे होता हुआ यह बर्मा में पहुंचता है और उसके बाद यह पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागरीय जो भूकंप की पेटी है उसमें मिल जाता है। और इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख भूकंप क्षेत्र है इटली है, चाइना है, ये जापान है, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और जो भारत है, भारत देश है, वो भी इसी पेटी में आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में जो भारत का भूकंपीय क्षेत्र है वो भी इसी में आता है। इसके बाद थर्ड है, और जो भारत का जो भूगोल ये जो भारत के जो भूकंप के क्षेत्र हैं उनका अध्ययन हम अलग से करेंगे, इसी में अलग से करवा देंगे जो भारत के जो क्षेत्र है भूकंप के वो। फिर जो तीसरी पेटी है वो है मध्य अटलांटिक पेटी। अब ये मध्य अटलांटिक पेटी है, ये मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। यहाँ पर जो भूकंप है मुख्य रूप से प्लेटों के अपसरण के कारण रूपांतरण भ्रंश के निर्माण एवं दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। अपसरण होता है यानी दो प्लेटें दो विपरीत दिशाओं में सरक जाती है, उसकी वजह से ये भूकंप का ये कारण है। और इसी तरीके से ज्वालामुखी भी आता है इसमें, और खासकर दरारी ज्वालामुखी, जब प्लेटों का अपसरण होता है तो दरारी उद्भेदन होता है ज्वालामुखी का, और जिससे नई क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, यह जो मेखला है ये स्पिट्सबर्जेन और आइसलैंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में बोवेड द्वीप के साथ विस्तृत है। ज़्यादातर भूकंप भूमध्य रेखा के पास आते हैं। यह जो मध्य अटलांटिक पेटी है, अधिकतर जो भूकंप है भूमध्य रेखा है उसके पास में आते हैं। और यह जो शाखा है मध्य महाद्वीपीय पेटी की, एक जो शाखा है वो नील नदी से होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग में दक्षिण तक फैली हुई है। और जो हिंद महासागर है वो भी इसी पेटी में आता है। हिंद महासागर में जो भूकंप आते हैं वो भी इसी पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये भूकंप का विश्व वितरण भी हमने पढ़ लिया है, यानी आज हमने भूगोल ये भूकंप का वर्गीकरण और भूकंप का विश्व वितरण पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।